नमस्कार और स्वागत है आपका जेपीएच न्यूज हरियाणा में। नमस्कार, जेपीएच न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं भगवत कौशिक। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बहस तेज है। इसी कड़ी में हरियाणा के भिवानी में जर्नलिस्ट क्लब द्वारा एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई दिग्गजों ने शिरकत की और बताया कि कैसे यह बदलाव 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। देखिए हमारे संवाददाता मिंटू सैनी की यह खास रिपोर्ट। भिवानी के पंचायत भवन में आज लोकतंत्र के भविष्य को लेकर मंथन हुआ। अवसर था जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा आयोजित संगोष्ठी का, जिसका विषय रहा एक राष्ट्र एक चुनाव और मीडिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि बार बार होने वाले चुनावों से देश के संसाधनों और समय की भारी बर्बादी होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से न केवल करोड़ों रुपये बचेंगे, बल्कि विकास कार्यों में लगने वाली आचार संहिता की बाधा भी दूर होगी। कैमरा पर्सन मिंटू सैनी के साथ भगवत कौशिक, न्यूज डेस्क भिवानी। देखिए, भारत को एक विकसित भारत के विजन सपने के साथ जो भारत बढ़ रहा है, उसका रास्ता एक राष्ट्र एक चुनाव से होकर जाता है। कई बड़ी बड़ी बातें एक राष्ट्र एक चुनाव से ठीक हो जाएंगी। जो रामनाथ कोविंद जी की कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने एक आकलन दिया था, अगर एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो जाता है तो देश की जीडीपी 1.5% बढ़ जाएगी। और 1.5% बढ़ने का मतलब है 5.67 लाख करोड़। अभी जो हमारा बजट है उसके 10% से ज़्यादा। ये बड़ी ताकत बनेगा। ये विषय, अगर ये लाभ इसका मिलता है, फिर चुनावों पर उन्होंने एक आकलन दिया कि खर्च होता है 4 लाख से 7 लाख करोड़, क्योंकि आपको पता है सारा पैसा रिकॉर्ड में तो आता नहीं है चुनाव का। बहुत तरह के खर्चे चुनाव में जिस तरह के होते हैं, तो उनका एक अनुमान है उस कमेटी का कितना खर्च होता है, और इसके 1/3 पैसे की बचत हो सकती है अगर दोनों चुनाव एक साथ हो जाएं, लोकसभा और विधानसभा। पहले पुराने लोगों ने एक साथ चुनाव देखे हैं, 67 तक एक साथ चुनाव हो सकते थे, होते थे। तो उसके कारण से 30% अगर बचत होती है, तो मैं छोटा आंकड़ा ले लूँ 4.5 लाख करोड़ का, तो 1.5 लाख करोड़ की बचत होगी। देश के 15 राज्य ऐसे हैं जिनका बजट 1.5 लाख करोड़ से कम है। जो चुनाव जब बार बार होता है तो आचार संहिता बार बार लगती है, और उसके कारण से देश की तरक्की, प्रदेशों की तरक्की 5 मोड में आ जाती है। अभी जो हमारा जीडीपी है, इसका मोटा मोटा हिसाब कह रहा हूँ, 1 लाख करोड़ रुपया प्रतिदिन से अधिक है। अगर 40 दिन काम रुकता है, तो मैं नहीं कहता 100% रुकता है, 20% काम तो चुनाव में रुक ही जाते हैं आचार संहिता से। तो 8 लाख करोड़ का देश का नुकसान उसमें से होता है, क्योंकि 40 दिन में 40 लाख करोड़ हो गया। 2 बार चुनाव होंगे तो 80 दिन आचार संहिता लगेगी, तो एक बार लगेगी तो 40 दिन लगेगी। पिछली बार जब चुनाव हुए हरियाणा के, उस समय 3 चुनाव एक साथ हुए और 3 बार आचार संहिता लगी, जिसके कारण जो पूंजीगत व्यय था, विकास का जो खर्चा था, वो आधा भी खर्च नहीं हो पाया, क्योंकि आधे साल के लगभग जो है वो आचार संहिता लगी रही। तो इसके कारण से हमारी इकोनॉमी 5 मोड़ में आती है। जो हमारी मैन पावर है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में लगती है। 1.5 करोड़ कर्मचारी लग रहा है चुनाव कराने के लिए, और वो 2 बार लगे तो 3 करोड़ लग जाते हैं। और पार्टियों के वर्कर वो तो इससे 3 गुना लगते हैं। तो 136.5 करोड़ मानव दिवस जो है वो चुनाव में लगता है, और एक आदमी की रोजाना की जीडीपी जो है वो 1600 रुपये है। 2,18,400 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। तो दूसरे काम में अगर वो सर्जन करेंगे उस समय में, इतनी जीडीपी को और बढ़ाएंगे। फिर बार बार चुनाव से एक प्रेशर है सब सरकारों पे, नई घोषणाएं और नई घोषणाएं और नई घोषणाएं। तो बजट 2 तरह का होता है, एक रेवेन्यू बजट
एक कैपिटल बजट। जब रेवेन्यू बजट वो होता है जो फिक्स खर्चा है, पेंशन में जाता है, तनख्वाह में जाता है, वृद्धावस्था पेंशन में जाता है। और पूंजीगत बजट वो होता है जो नए विकास के काम आता है, जैसे फ्लाईओवर बनते हैं, 152D जैसे रोड बनते हैं, बाईपास बनते हैं। तो जब नज़दीक नज़दीक चुनाव होते हैं तो इन घोषणाओं के कारण से पूंजीगत बजट कम होता है, क्योंकि बहुत सारी अनाउंसमेंट पहले हो जाती है और वो रेवेन्यू बजट की तरफ खिसक जाती है। अब रेवेन्यू बजट और पूंजीगत बजट का इकोनॉमी पर बहुत अलग अंतर है। रेवेन्यू बजट इकोनॉमी को 2 बार घुमाता है, आर्थिक पहिया, और पूंजीगत बजट 6 बार घुमाता है। जैसे मेरे पास पेंशन के पैसे आ गए, मैंने खर्च दिए बस। लेकिन वही किसी मकान बनाने में लगे तो कितने लोगों पे जाते हैं। और इसीलिए हमारी इकोनॉमी की जो गति है, हमारा पूंजीगत बजट अच्छा होने के कारण से 7% की है। इसको अगर मेंटेन करना है, देश को विकसित भारत बनाना है, तो ये रास्ता एक राष्ट्र एक चुनाव से होकर जाता है। 67 तक एक साथ होते थे, उसके बाद ये डिस्टर्ब किए गए, क्योंकि 67 में 7 सरकारें गैर कांग्रेसी आ गई, पूरे समय उनको चलने नहीं दिया गया। परिवर्तन शुरू हुए वहां से, हरियाणा में आई, पंजाब में आई, पश्चिम बंगाल में आई, केरल में आई, तमिलनाडु में आई, उत्तर प्रदेश में आई, बिहार में आई। आपको पता याद होगा पुराने लोगों को, वीरेंद्र सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, राव वीरेंद्र, चौधरी चरण सिंह यूपी में बने थे। ये सरकारें पूरे समय नहीं चलने दी गई, इसलिए चुनाव का क्रम टूटा राज्यों का। फिर स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए 2 चुनाव 72 में होना था, 67 के बाद, वो 71 में करा लिया, क्योंकि उस समय पुरानी कांग्रेस थी, पूरा रुतबा मानती नहीं थी, इनको अपना पूरा अधिकार चाहिए था। तो झटका देने के लिए 67 के बाद चुनाव 5 साल बाद का होना चाहिए था। 72 में चुनाव हुआ, 71 में, और फिर इमरजेंसी लगा के 5 साल बाद चुनाव होना चाहिए था 71 का। 76 में चुनाव हुआ, 77 में सबको याद है जनता पार्टी का। इसको डिस्टर्ब करने का खेल अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए किया गया। देश को आगे बढ़ाने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत आवश्यक है। देश में जो है वो लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत है, पास तब होगा जब सारा विपक्ष साथ देगा, 2/3 मेजोरिटी से ये पास होगा। विधानसभाओं में हमारे पास मेजोरिटी है, लेकिन पूरे देश की जनता के बीच में इसलिए अपील है कि सब लोग मिलकर देश की तरक्की के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव का कानून बनाए, जिससे देश तरक्की के साथ आगे बढ़े। कब उम्मीद की जाए कि कब तक संभव हो सकता है? जब मीडिया और जनता इसका माहौल बना देगी तभी। सर, हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटें जो है वो खाली हो गई, धनखड़ भी हाल मानते हैं अपने आप। वैयक्तिक विषय भारतीय जनता पार्टी में कभी महत्व नहीं रखते हैं। कल हम बैठे थे मुख्यमंत्री जी के निवास में, हमारी कोर ग्रुप की बैठक थी, और वहाँ चर्चा करके जो जितने भी विषय आए वो सब मीडिया में भी चले हुए हैं। वो सारे नाम जो है वो मुख्यमंत्री जी को अधिकार दे दिया, प्रदेश अध्यक्ष को अधिकार दे दिया, वो उसमें से छटनी करके अपना पैनल जो है केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति जिसका नाम देगी उसको चुन देंगे। सर, प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव हो वो भी निकल रहा है, जिसे भी पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो नाम लेते थे एक बार में चुनाव हो जाता था। आप प्रदेश अध्यक्ष 1-1.5 साल से ये बनेगा वो बनेगा, जिक्र होता बन नहीं पा रहा है। कोई कठिनाई नहीं है। जिस दिन भी, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, जिस दिन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिट्ठी देंगे उसी दिन तय हो जाएंगे, उसमें कोई अब ऐसा विषय नहीं है। जब हमारे चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं हुआ होता तब चुनाव होते हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका होता है, सब प्रदेशों के हो गए, दिल्ली और हरियाणा में जो है पुराने ही प्रदेश अध्यक्ष चले हुए हैं। अब ये उन्होंने, नितिन नवीन जी ने तय करना है कि वो पारी किस रूप में किसको देनी है। जिस दिन वो देंगे उस दिन शुरू हो जाएगा। सर, अमेरिका से ट्रेड डील हुई है तो विपक्ष वो कह रहा है कि एक्सट्रीम फाइल के दबाव में देश के किसानों को बेचा जा रहा है, उनके हकों को बेचा जा रहा है। कांग्रेस के बारे में एक तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, जाको मैदा रो दुख दे ताकि मती पहले हर ले। उनको तो बिल्कुल बेशरम होकर, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो AI समिट पूरी दुनिया के सामने कितने राष्ट्राध्यक्ष कितने डेलीगेट्स आए हुए थे, वहाँ अपने कुर्ते उतार रहे हैं
और इससे भी शर्म की बात है, गांधी जी की धोती से अपनी तुलना कर रहे हैं, जो एक कपड़ा पहनकर इस देश में चलते थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को बौद्धिक दिवालियापन के कगार पे पहुंच गई। ट्रेड डील को कैसे देखते हैं सर? वो इसका काफी विरोध। भारत ने अपने पूरे पक्ष में ट्रेड डील की है, जितनी बेहतर कर सकता था, और किसी भी प्रकार के जिसको झूठ कांग्रेस चलाने की कोशिश करती है, ऐसी झूठ ना, उनकी झूठ पर कोई भरोसा करता है। और भारत की सरकार के लिए, भारत के हित हमेशा सर्वोपरि है। तो इसलिए बहुत मैं पीयूष गोयल जी को, प्रधानमंत्री जी को, सबको ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से पूरी EU के साथ हुई। इसके बाद ये हुई है भारत का व्यापार घाटा, अभी कैसे हम पॉजिटिव करें, यही सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत या जिसको कहें विकसित भारत की अगली शर्त है। अभी हम $625 बिलियन का सामान मंगाते हैं, $425 बिलियन का सामान भेजते हैं, $200 बिलियन का हमारा व्यापार घाटा अभी है। हमको फर्टिलाइजर बाहर से मंगाने पड़ते हैं, केमिकल्स मंगाने पड़ते हैं, गाड़ियों के लिए तेल मंगाना पड़ता है, हमको खाने के तेल मंगाने पड़ते हैं, दालें भी उतनी पूरी पैदा नहीं होती तो वो मंगानी पड़ती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड मंगानी पड़ती हैं। इन सब में हम काम कर रहे हैं, कैसे अपनी सेमीकंडक्टर चिप बने, कैसे AI चीन की और अमेरिका की अपनी AI है तो अपनी AI बने, कैसे हम जो है अल्टरनेट ईंधन पर जाएं, बड़ी मात्रा में जा रहे हैं। जितना ये कम करते चले जाएंगे और पॉजिटिव अपना व्यापार हो जाएगा तो और तेजी के साथ भारत से दुनिया को चिंता है। उसकी दो ताकत है, एक ताकत है भारत की आबादी, दुनिया का बहुत बड़ा बाजार, युवा आबादी। दूसरा, भारत की इकोनॉमी की 7% की वृद्धि दर, उसकी जो ताकत है वो ये है कि हमने अपनी ग्रोथ को 7% पे मेंटेन किया हुआ है, दुनिया की 2% से कम है। इसलिए दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग जो आप मूड देख रहे हो, मैं थोड़ा स्लाइड शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मूड जो देख रहे हो वो मूड इसी कारण से है कि 2% से नीचे वालों को 7% वाला आगे जाएगा ही जाएगा, समय की बात है।